तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। दोस्तों आज है 12th में और 12th में के करंट अफेयर लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वीडियो आपके सामने आ चुका है जिसमें हम मेंस के लिए आंसर राइटिंग डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने डेली करंट अफेयर्स में से बड़ा क्वेश्चन लेके आती हूँ जो या तो 100 शब्दों का होता है या 50 शब्दों का होता है। वो आप सबने देख भी लिया और उम्मीद है आप सबको हेल्प भी कर रहे होंगे वो क्वेश्चन। और अब जो फैक्चुअल क्वेश्चन है जो हमारे प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन मोस्टली प्री के लिए प्लस आरपीएससी की अन्य एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों विरफिन क्या है? इसको आप वीरफिन ऐसे भी लिख सकते हैं। विरफिन क्या है? तो दोस्तों ये जाइडस कैडिला जो अपनी कंपनी है उसके द्वारा निर्मित एक दवा है जिसे मॉडरेट केस में देने पर ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत को यह कम कर देती है। दोस्तों अपने भारत में कई सारी कंपनियां हैं, मुख्यतः टॉप 10 कंपनियां हैं जो इस तरह की बीमारियों के लिए विभिन्न तरह की वैक्सीन का निर्माण करती है। इनमें से ही दोस्तों जाइडस कैडिला भी है। जाइडस कैडिला द्वारा बताओ कौन सी वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है कोरोना के लिए? इसके द्वारा किया जा रहा है जाइकोव डी वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है कोरोना के लिए। तो यह दोस्तों यह जो कंपनी है जाइडस कैडिला, इसी के द्वारा इस दवा का निर्माण किया गया है जिसे कब दिया जाता है? मॉडरेट केस में। गंभीर केस हो तब नहीं दिया जाता कि जब कोरोना का ज़्यादा ही क्रिटिकल सिचुएशन हो तब यह दवाई दे देंगे और मरीज सही हो जाएगा, नहीं। मॉडरेट सा केस हो जिसमें गंभीर होने की संभावना हो बट अभी नहीं हुआ है गंभीर, उस केस में यह दवाई दी जाती है। और यह दवाई क्या कम करती है? ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत को कम करती है कि भविष्य में उसमें ऑक्सीजन लेवल मरीज में कम हो सकता है, तो यह दवाई उस लेवल को कम कर मतलब उस सपोर्ट की ज़रूरत को कम कर देगी, मतलब ऑक्सीजन लेवल को या गिरने नहीं देगी, संभाल लेगी यह दवाई, ठीक है। और दवा नियामक डीसीजीआई ने इसे मंजूरी दे दी है और इसकी प्रति खुराक कीमत है 11,995 रुपये। दोस्तों जो हमारी दवा नियामक कौन है, ये संस्था आप याद रखिएगा क्योंकि कोरोना की वजह से यह संस्था बड़ी सुर्खियों में है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है ना, हमारी जो डीसीजीआई है वही हमारी नई दवाओं को मंजूरी देती है। देश में कोई भी किसी भी बीमारी के लिए अगर नई दवा बनती है तो पहले हमारी डीसीजीआई के पास में जाती है मंजूर होने के लिए। अगर डीसीजीआई मंजूरी दे देती है तो उसके बाद में ही ये मार्केट में लॉन्च की जाती है। तो इस दवाई को दोस्तों डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है और इसकी एक खुराक की कीमत की बात करें तो दोस्तों बहुत महंगी है, 11,995 रुपये। नॉर्मल लोगों की तो पहुंच से बाहर है। लेकिन दोस्तों वही बात हो जाती है, मरता क्या ना करता। जब आदमी मरने वाला होता है तो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, कोई भी पैसे नहीं देखता है, अपने व्यक्ति की जान देखता है। और दोस्तों ज़रूरत भी होती है कि हो सकता है 10,000 11,000 रुपये के लिए हमारे किसी अपने की जान बच जाए, तो उस समय पैसे देखे नहीं जाते हैं। और खैर वैसे तो बहुत सारे लोगों ने लूटमार मचाई रखी है, लेकिन इफ़ेक्टिव दवा है, डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से कि विरफिन एक तो क्या है? तो ये एक कोरोना की एक दवा है। क्या काम करती है? ऑक्सीजन लेवल को स्थिर रखने का काम करती है। किसने विकास किया है दोस्तों? जाइडस कैडिला नामक कंपनी ने इसका विकास किया है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देश में बढ़ती कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर अब आप सोच रहे होंगे कोरोना के क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों मैं कितने भी कोशिश कर लूँ कोरोना को इग्नोर करने की, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आपको पता है पेपर भरे ही कोरोना से आते हैं, तो मुझे यही क्वेश्चन लेने पड़ते हैं। और आने वाली एग्जाम्स में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनने भी वाले हैं। और जैसे आरएएस के इंटरव्यू होने वाले हैं तो उनमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आरएएस में, आरपीएससी में जो ये एईएन के इंटरव्यू होने वाले हैं उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उनकी दृष्टि से भी हम अध्ययन करें। और बाकी जो सामान्य न्यूज़ है दोस्तों वो तो आगे जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फिर पेपर में आने लग जाएंगे तो फिर हम कवर कर ही लेंगे। लेकिन अभी जो करंट अफेयर्स में आ रहा है वही हमें लेके चलना पड़ेगा। तो इसमें ज़्यादातर न्यूज़ ही ऐसी आ रही है, नई दवा, नई कंपनी, नई वैक्सीन, है ना। तो यही क्वेश्चन हमें पढ़ने पड़ेंगे और आएंगे भी ये हैं एग्ज़ामों में। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, देश में बढ़ती कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर सरकार ने किन 3 सार्वजनिक उपक्रमों को वैक्सीन बनाने की अनुमति दे दी है? दोस्तों पब्लिक सेक्टर्स, 3 हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं ऐसे जिनको सरकार ने अनुमति दे दी है। 3 पीएसयू हैं हमारे, तो वो 3 पीएसयू कौन से हैं?
तो वो हम जानेंगे। हो सकता है कि एग्ज़ाम में इस तरह से पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा पीएसयू है जिसे वैक्सीन बनाने की अनुमति मिल गई है ना, निम्न में से कौन सा पीएसयू वैक्सीन का निर्माण कर सकता है। तो हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पूरे भारत में अभी सिर्फ 3 ही पीएसयू है। इन मतलब इन कंपनियों के अलावा 3 ही पीएसयू हैं जिनको अभी तक मंजूरी मिली है। और ये सब चर्चा में क्यों आया दोस्तों? ये सब चर्चा में इसलिए आया है कि भाई कौन सा पीएसयू बना रहा है, कौन सी कंपनी दवा बना रही है। कल अरविंद केजरीवाल जी का एक इंटरव्यू था जिसमें वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे, अपने मतलब एनसीआर की जनता को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे देश में अभी तक सिर्फ 2 ही, कोवैक्सीन और भारत बायोटेक, मतलब भारत बायोटेक और कोविशील्ड और कोवैक्सीन, 2 ही वैक्सीन बन रही है, और जिन्हें केवल 2 ही कंपनियां बना रही हैं, है ना। एक तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एक भारत बायोटेक, है ना। लेकिन हमारे देश में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना सकती हैं। आप तो इंडिया अगर भारत बात करता है कि हमने डब्ल्यूएचओ को प्रस्ताव भेजा है कि आप क्या कर दीजिए, वैक्सीन का जो पेटेंट है उसे रद्द कर दीजिए, ताकि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका जो किस तरह से वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं, वो जो तकनीक है वो सारे देशों के साथ शेयर करें, ताकि छोटे छोटे देश भी वैक्सीन बना सके, छोटी कंपनियां भी वैक्सीन बना सके और ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिल सके, है ना। तो उन्होंने कहा कि भारत एक तरफ तो बात कर रहा है कि विश्व में वैक्सीन का पेटेंट ख़त्म कर देना चाहिए, दूसरी तरफ स्वयं भारत में सिर्फ 2 ही कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, जो भारत के लिए पर्याप्त नहीं है। और अभी हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन की, क्योंकि एक वैक्सीनेशन ही है जो हमारे जान बचा सकता है। तो दोस्तों इसलिए अभी ये क्वेश्चन चर्चा में है कि भाई कौन सी इन 2 कंपनियों के अलावा कौन और वैक्सीन बना रही हैं, या फिर भारत पे वैक्सीन बनाने वाली मतलब बनाने के लायक कितनी कंपनियां हैं, जिनमें से अभी कितनी कंपनियों में बन रहा है। तो इनसे ही भरा पड़ा था पेपर, उनका इंटरव्यू था, तो उन्होंने ऐसे बयान दिए थे, इस वजह से पेपर वालों ने आज पूरी चर्चा इसी पे की है ना। तो दोस्तों कौन से 3 पीएसयूज हैं अभी ये देख लेते हैं। देखो पहले हम देखते हैं कि भारत में अभी 2 प्रकार की कोरोना वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है। पहली है कोविशील्ड, जिसकी रॉयल्टी स्वीडिश ब्रिटिश फॉर्म एस्ट्रोजेनिका के पास में है, और जिसका भारत के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने फार्मूला साझा किया है। दोस्तों जो कोविशील्ड है उसको बनाने वाली तो है रॉयल्टी, मतलब रॉयल्टी तो मिलती है अभी, ब्रिटिश फॉर्म है या ब्रिटिश कंपनी है एस्ट्रोजेनिका, ठीक है। और इसका हमारे साथ में फॉर्मूला किसने साझा किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका दोनों ने मिलके मतलब इसको बना रही हैं, और भारत के साथ फॉर्मूला साझा करने वाली है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो ब्रिटेन की है, ठीक है। तो एक तो ये हो गई दोस्तों कि भारत में एक तो बन रही है कोविशील्ड, ठीक है, जो कौन बना रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, और यह ब्रिटिश की ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका कंपनी है। दूसरी जो वैक्सीन है वह स्वदेशी है, और उस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन, है ना। और यह कौन बना रहा है? हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी द्वारा बनाई जा रही है। उसमें भारत सरकार का नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पुणे और आईसीएमआर सहयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों वैक्सीन बनाने वाली जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन हमारे पास एक ही है, उसका तो हम निर्माण कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका का तो हम सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमारे देश की जो पहली कंपनी है जिसने वैक्सीन बनाई है वो है कोवैक्सीन। हाँ, कोवैक्सीन बनाई है। ये किसने बनाई है? भारत बायोटेक कंपनी द्वारा बनाई जा रही है दोस्तों। और भारत बायोटेक कंपनी किसके साथ मिलकर बना रही है? भारत सरकार के 2 संस्थाओं के साथ मिलकर बना रही है, वो है नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पुणे और आईसीएमआर सहयोग कर रहे हैं। कई बार तो इतने सारी वैक्सीन पढ़ ली दोस्तों, इतने सारे निर्माता पढ़ लिए, अब खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत बायोटेक के निर्माता सीरम था, स्पुतनिक का डी रेड्डीज लेबोरेटरी थी, मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इतने सारे वैक्सीन पढ़ ली। शुरू शुरू में ठीक था, 2 ही वैक्सीन थी, कोविशील्ड कोवैक्सीन, तब तक याद रहता था, अब तो सब घोच पोच हो जाता है। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी लाइंस मतलब जितने भी बातें आती हैं ना इंपॉर्टेंट वाली, आप लोग है ना एक अलग पेज बना लीजिए इसका, है ना, 2 पेज अलग निकाल लीजिए और उस पर लिख के रखिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो बनने वाले हैं इस बार, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, है ना। और इस पे सच में बहुत घोच पोच हो जाता है। मैंने कितना पढ़ा है, लेकिन अब तो मैं भी मिक्स करने लगी हूँ कि किसने किसने बनाई है ना। तो आप लोग एक मतलब एक शीट ले लीजिए और उस पर थोड़ा सा अलग से लिख के रखिएगा, कि जब भी थोड़ा मतलब कन्फ्यूज़न हो दिमाग में, उस पेज को तुरंत उठा के देख लीजिएगा कौन सी कंपनी कौन सी वैक्सीन बना रही है। तो ये 2 तो दोस्तों भारत में वैक्सीन बना रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, है ना।
अब केंद्र सरकार ने 3 पीएसयू को स्वदेशी टीके बनाने की अनुमति दे दी है, जो कि कोवैक्सीन का निर्माण करेंगे। कोविशील्ड का नहीं, कोविशील्ड का तो वो एक ही करेगी हमारे देश में, ये करेंगे कोवैक्सीन का निर्माण। और वो 3 पीएसयूज कौन से हैं जिनको केंद्र सरकार ने अनुमति दी है? वो है हैफकेन बायोफार्म महाराष्ट्र का, इंडियन इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट और भारत इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। 3 है दोस्तों, नाम रट ही लेना, हो सकता है पूछ लिया जाए। हैफकेन बायोफार्मा महाराष्ट्र में है, और इंडियन इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट और भारत इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, ये 3 पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, सार्वजनिक उपक्रम हैं, जो वैक्सीन का निर्माण करेंगे। अभी इनको टेंडर जारी कर दिए हैं, अभी बनना शुरू नहीं हुई है, बस कुछ ही दिनों में इनमें बनना शुरू हो जाएगी, तो हो सकता है फिर भारत में वैक्सीन की कमी कम हो जाए। ठीक है, और ये सब प्रयास भी दोस्तों वैक्सीन की कमियों को कम करने के लिए ही किए जा रहे हैं। अब सरकार की भी क्या गलती है, एक साथ तो सब कुछ नहीं कर सकती ना। पहले मामला बिगड़ गया वो तो बिगड़ गया, अब संभालना उसको मुश्किल हो रहा है। अब एक साथ तो हॉस्पिटल्स नहीं खुल सकते, एक साथ तो इतने बेड नहीं आ सकते, एक साथ वैक्सीन भी नहीं आ सकती, है ना। तो प्रयास कर रही है, लेकिन हमारी जनसंख्या भी तो ज़्यादा है ना, इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। बाकी हम सबको इतने दिन धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। अब दोस्तों, भारत की कोरोना वैक्सीन निर्माता 10 बड़ी कंपनियां कौन सी, ये आज के पेपर में आया था, मुझे लगा बता ही देना चाहिए। आप लोग इन्हें लिख लेना प्लीज़, ताकि हो सकता है प्री में जचाने के लिए, मिलाने के लिए पूछ लिया जाए। 4 वैक्सीन का नाम दे दिया जाएगा इधर, और 4 कंपनीज का नाम दे दिया जाएगा, और कहेंगे कि मतलब मिलाइए, इन्हें अपन मिलाते हैं ना कि ए में बी है, ये है, ये है, तो वो वाले क्वेश्चन बड़े देते हैं प्री में। और मेंस में तो मतलब इंटरव्यू में तो पूछ ही लेंगे कि कौन कौन से वैक्सीन्स बनाई जा रही है इंडिया में। ये तो पूछा भी है, अब तक भी पूछा है, जब तो कोरोना कम हो गया था। अब आप लोगों से जो बचे हुए लोग हैं इंटरव्यू के, उनसे तो पूछा ही जाएगा, क्योंकि अब तो कोरोना फिर से बढ़ गया है ना, तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनने वाले हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, सीरम जो बना रहा है वो बना रहा है कोविशील्ड, ठीक है। भारत बायोटेक बना रही है कोवैक्सीन। ये दो तो आपको भी याद है, ये दो तो कभी नहीं भूलोगे। बायोलॉजिकल ई कंपनी है, वो बायोलॉजिकल ई वैक्सीन ही बना रही है ना। जाइडस कैडिला दोस्तों जाइकोव डी बना रही है, अपने नाम से ही पता चल जाएगा, जाइडस कैडिला जाइकोव डी, ठीक है। अब स्पुतनिक वी जो है वो 2 बना रहे हैं भारत में, एक तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी बना रही है, और एक हीट्रो बायोफार्म बना रहा है जो महाराष्ट्र का है ना, हीट्रो बायोफार्म, ये 2 बना रही है। तो स्पुतनिक वी 2 कंपनियां बना रही है, कौन कौन सी, हीट्रो बायोफार्म और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, ठीक है। और दोस्तों, एक पेंकिया बायोटेक नामक कंपनी है, वो भी कोवैक्सीन का निर्माण कर रही है, ठीक है। एक जेनोवा कंपनी है, वो HGCO19 वैक्सीन का निर्माण कर रही है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये नीचे वाली, लेकिन पेपर में आई थी तो मैंने सोचा कि आपको बता ही देती हूँ। दोस्तों, हेस्टर बायोसाइंस, ये भी कंपनी है जो वैक्सीन निर्माण ही करती है, लेकिन अभी नहीं बना रही है। और इंडियन इम्यूनोलॉजी, ये भी अभी नहीं बना रही है, किसी भी वैक्सीन का निर्माण नहीं कर रही है। तो ये 10 कंपनियों के नाम दिए थे दोस्तों। तो इंडियन इम्यूनोलॉजी को तो अभी टेंडर जारी किया गया है, ये देखिए, इंडियन इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट, लेकिन अभी इसमें शुरू नहीं हुआ, जैसे शुरू हो जाएगा तो ये भी कौन सी वैक्सीन बनाएगी, कोवैक्सीन बनाएंगे, ठीक है। तो ये 10 कंपनियां हैं दोस्तों। सीरम कोविशील्ड बना ही रही है, भारत बायोटेक कोवैक्सीन बना ही रही है, बायोलॉजिकल ई बना रही है, जाइडस कैडिला जाइकोव डी बना रही है, और दोस्तों हीट्रो बायोफार्म और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी 2 वैक्सीन्स बना रही हैं। ये दोनों कौन से बना रही है, सीरम, ये दोनों बना रही हैं स्पुतनिक वी जो रसिया वाली है, और कोवैक्सीन दोस्तों भारत बायोटेक के साथ में पेंकिया बायोटेक भी बना रही है। और एक जेनोवा, ये जो वैक्सीन बना रही है, ना तो जेनोवा कंपनी का नाम सुना है अपन ने, ना ही इस वैक्सीन का नाम सुना है, HGCO19 है ना, अभी इतनी चर्चा में है नहीं। और हेस्टर बायोसाइंस और इंडियन इम्यूनोलॉजी, ये 2 इंस्टीट्यूट हैं जो अभी वैक्सीन का निर्माण नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये भी वैक्सीन ही बनाते हैं, लेकिन अभी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक तूफान की संभावना जारी की है। तो ये तूफान दोस्तों ज्योग्राफिकल रूप से बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो तूफान इंडिया में आते हैं अक्सर दे दिए जाते हैं एग्जाम में। तो इस तूफान का नाम है दोस्तों ताऊ ते तूफान, ताऊ ते नाम है, ताऊ ते। कहाँ बन रहा है, किसने नामकरण किया है, कहाँ आएगा, ये सब बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो दोस्तों, अरब सागर में इस साल का पहला समुद्री तूफान, क्योंकि अरब सागर में अभी तक एक भी, देखो अभी छोटा सा मैप बना के आपको बताती हूँ, एक सेकंड, समझ जाना, मोबाइल में कोई बहुत अच्छा नहीं बन सकता, बट
थोड़ा तो समझ ही जाओगे। ये है अपना इंडिया, और इधर है दोस्तों अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो चक्रवात आते हैं वो किधर आते हैं, वो बंगाल की खाड़ी में आते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। और अरब सागर जो है, अरब सागर में अपने यहाँ पे कम तूफान आते हैं, अरब सागर में कम आते हैं इधर। और तूफान आता क्यों है दोस्तों, जब निम्न दाब का केंद्र बन जाता है, वायुदाब अत्यंत कम हो जाता है, तो हवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जितना कम वायुदाब होगा उतना ही ज़्यादा हवाओं को आकर्षित करेगा और उतने ही ज़्यादा तूफान आएंगे। तो अगर अरब सागर से तूफान आते हैं, इधर से तूफान आ रहे हैं, तो वो कौन से तट से टकराएंगे, भारत के पश्चिमी तट से, इस वाले से। और अगर बंगाल की खाड़ी में तूफान आते हैं तो वो कौन से तट से टकराएंगे, पूर्वी तट से, इस वाले से, है ना। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़्यादा तूफान कहाँ आते हैं, बंगाल की खाड़ी में, और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले भी बंगाल की खाड़ी में ही होते हैं। कम तूफान किधर आते हैं, अरब सागर में आते हैं, ठीक है। तो अभी वाला कहाँ का है, अरब सागर का। अरब सागर में इस साल का पहला तूफान है। अभी तक अरब सागर से इस साल में कोई तूफान नहीं आया था, ये पहला तूफान है। इसका नाम है ताऊते। तो दोस्तों ताऊते तूफान बन रहा है, जिसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया है। अब आप सोच रहे हो कि भाई अरब सागर तो अपना है, नामकरण म्यांमार के द्वारा क्यों किया गया है। तो दोस्तों हमने एक संस्था बना रखी है, मतलब एक ग्रुप बना रखा है, जो भी इनको हिंद महासागरी तो बोलते हैं मिला के, इधर अरब सागर, ये सारे मिला के हिंद महासागरी तो बोला जाता है। तो हिंद महासागर के तट पर और तट के आसपास के कुल शायद ये 12 या 15 देश हैं। तो 12 या 15 देशों का एक समूह है, जो मतलब अपनी अपनी बारी से, जैसे कि इधर अरब देश है, सऊदी अरब है, इस बार सऊदी अरब ने कर दिया, फिर ईरान ने करेगा, बारी बारी से करते हैं। फिर पाकिस्तान करेगा नामकरण, फिर इंडिया करेगा, फिर अगले का जैसे श्रीलंका ने कर दिया, फिर म्यांमार ने कर दिया, ऐसे नामकरण करते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो इस बार किसकी बारी थी, इस बार म्यांमार की बारी थी, और म्यांमार ने क्या नाम निकाला है, ताऊते नाम निकाला है। तो नामकरण किसने किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। म्यांमार ने किया है। कौन से तट पर आ रहा है दोस्तों, पश्चिमी तट पर आ रहा है। कौन से सागर में आ रहा है, अरब सागर में आ रहा है, ठीक है। तो यह अभी आया नहीं है, इसकी संभावना ही बताई जा रही है कि 16 मई तक भारत के पश्चिमी तट के करीब पहुंच सकता है। क्योंकि अरब सागर में आ रहा है तो कौन से तट को प्रभावित करेगा, पश्चिम को ही ना। और इस तूफान से फिर कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय इलाके प्रभावित में भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों हमारा जो ये तट है, तो ये दोस्तों ये तो मान लो गुजरात है, ऊपर वाला ये वाला गुजरात है, और ये वाला महाराष्ट्र है दोस्तों। यहाँ पे गोवा है छोटा सा, और यहाँ पे है दोस्तों कर्नाटक। तो किसको प्रभावित करेगा, कर्नाटक को, महाराष्ट्र को, गोवा को, इन्हीं को तो प्रभावित करेगा ना, इधर से आएगा तो इसलिए कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। अभी तक मतलब इसका हवाएं गोलाई लेने लगी है, निम्न दाब का केंद्र बनने लगा है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कितना ज़्यादा तूफानी ये हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है क्या। जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बीतेगा, हवाओं की गति देखने में पता चलेगा, अभी गति का पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो ये था दोस्तों ताऊते तूफान। ज्योग्राफिकल रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आरएएस वालों के लिए फेवरेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। तो क्योंकि इस साल नर्सों का योगदान कितना ज़्यादा रहा है इस पेंडेमिक की वजह से, कोविड पेंडेमिक की वजह से, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि दोस्तों हम याद रखें, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो 12 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यह राष्ट्रीय नहीं है, इंटरनेशनल नर्स डे है। और इस बार की थीम अगर मान लो पूछ ली जाए, क्योंकि नर्सेज का रोल मनाया क्यों जाता है दोस्तों, नर्सेज के योगदान को याद करने के लिए, कि भाई नर्सेज का भी एक अपना अलग ही योगदान होता है मरीजों की सेवा करने में और हमारी सोसाइटी को आगे लेकर चलने में। तो इसलिए बनाया जाता है। और इस बार की थीम दोस्तों है नर्स, ए वॉइस टू लीड, ए विज़न फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो कई बार दोस्तों यूपीएससी में बहुत थीम्स पूछी जाती है, इस बार हो सकता है आरपीएससी भी फॉलो कर ले उसको, तो हो सकता है, क्योंकि नर्स डे इम्पोर्टेंट भी है, नर्सिस का रोल इस साल बहुत ज़्यादा रहा है। तो ए वॉइस टू लीड, ए विज़न फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ये इस साल की थीम रही है। एक है दोस्तों युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड 2021। इस अवार्ड का नाम मैंने भी पहली बार ही सुना है, पहले कभी नहीं सुना था। तो हो सकता है किससे संबंधित है यही पूछ लिया जाए, कौन थे युद्धवीर, किसको दिया गया है ना। तो दोस्तों क्योंकि ये भी एक डॉक्टर को ही दिया गया है, डॉक्टर एविता फर्नांडिस को यह अवार्ड दिया गया है। यह एक महिला लोग विशेषज्ञ हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं दोस्तों, जिनको महिलाओं संबंधी बीमारियों के निदान में किए गए विशेष योगदान है, तो यह अवार्ड दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको अवार्ड का नाम याद रखना है, युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड।
नाम से ऐसे लगता है ना जैसे कि सेना से संबंधित कोई अवार्ड होगा, जिसने युद्ध में अच्छा प्रदर्शन किया हो उसको दिया जाता होगा ये, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है दोस्तों। ये डॉक्टर को दिया जाता है ना, डॉक्टर एविता फर्नांडिस, जिन्होंने, ये कौन है, गायनोकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने महिला रोगों पर और बीमारियों के निदान में काम किया है। अगर बात करें किसके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है तो युद्धवीर सिंह दोस्तों एक पर्सनालिटी थे जो भारतीय फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे और एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे। तो बहुत बड़ा योगदान रहा है दोस्तों। 1977 के आसपास उनको पद्मश्री मिला, फिर उनको पद्म भूषण मिला। तो एक महान पर्सनैलिटी है, उनके द्वारा दिए गए योगदान और उनके कार्यों को याद रखने के लिए उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष यह अवार्ड डॉक्टर्स को दिया जाता है, जहाँ तक, हाँ मतलब जहाँ तक है डॉक्टर्स को ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और आपको बड़ी हेल्प भी कर रहे होंगे। क्यों आपका जो जनरल नॉलेज है थोड़ा बहुत बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आपको लगने लगा कि पेपर से आप बहुत कुछ चीज़ें चुरा रहे हो, बहुत कुछ चीज़ें याद करके रख रहे हो। अब तो बहुत सारे करंट अफेयर तो आपको याद से ही रहने लग गए होंगे, क्योंकि बहुत सारी बातों का तो दोहराव सा ही होता रहता है ना, कितनी सारी बातों का तो। और अभी नहीं हो रहा है तो 1 डेढ़ महीने पढ़ेंगे तो देखना आपको, मतलब रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे करंट अफेयर्स होने लग जाएंगे। क्योंकि पेपर वही तो चीज़ होती है जिसको डेली डेली पढ़ते हैं, तो वही सारी बातें रिपीट होती है दोस्तों, तो वो सारी बातें हमें याद से रहने लग जाती हैं, आगे चल के बड़ी हेल्प करने वाली है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़, जो देख रहे हैं बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। थैंक यू सो मच।